नमस्कार दोस्तों, आपने आसपास कहीं ना कहीं ये बात तो सुनी होगी कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। मोदी जी को आप देख रहे हो कि देश के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी को बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए। मोदी ने इतने सारी सुविधाएं दी है तो इसलिए मोदी को ही सुनेंगे। मोदी ने क्या नहीं किया। बीजेपी will come with a majority seat in upcoming election and you will get your answer soon. लेकिन कैसे आएगा मोदी? यहाँ पर तो देश की जनता का पैसा चोरी हो गया है, सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का शायद से ये सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैमों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ठीक चुनाव से पहले ही ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में ढकेल दिया जाता है। ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। अगर ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाए तो क्या लगता है आपको, वो चुनाव लड़ पाएंगे? This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. झूठ के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बीजेपी सरकार कुचल देना चाहती है, लेकिन गोदी मीडिया कहती है सब चंगा सी। देश की 20% जनता जो कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी अपने अकाउंट फ्रीज होने की वजह से कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर पाएगी। आज से करीब 4 साल पहले जब कोरोना हजारों की संख्या में जाने ले रहा था, तब आप सबको ताली और थाली बजाने में लगाकर आधार पूनावाला ने 150 रुपए की वैक्सीन को 600 से 700 रुपए में बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। और सबका साथ सबका विकास कहने वाले नरेंद्र मोदी ने आधार पूनावाला से करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर खूब सारे पैसे छापे। आप ताली और थाली बजाकर कोरोना को भगाते रह गए और यहाँ पर आपके पैसे लूटे गए, आपके करीबियों की जाने गई और आपको पता तक नहीं चला। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मीडिया से अपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना, नए कानून बनाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मिसयूज करना, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर अपोजिशन लीडर को जेल भेज देना, क्या यही बीजेपी की टैक्टिक है चुनाव जीतने के लिए? ईडी ने 112 रेड्स कंडक्ट किए थे 2004 से लेकर 2014 तक, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार पावर में आई है, तब से ये आंकड़ा 3000 के ऊपर चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि 95% पॉलिटिकल लीडर जिन्हें ईडी और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था, वो सब ऑपोजिशन पार्टी के ही थे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ ऑपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश है या फिर पूरे हिंदुस्तान की आवाज को छीनने की एक साजिश है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। जेल बरोदा आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें अपनी जेलों को खाली साफ करके हम आ रहे हैं। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे। तो ये जो चुनाव है हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। दोस्तों, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाही साबित न किया हो। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी के एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया था। और यहाँ पर सबसे हैरानी की बात ये है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। आज जो कुछ भी देश में हो रहा है दोस्तों, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच चुकी है। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी, और अब तो यूनाइटेड नेशन भी कहने लग रहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप सब देख रहे हो ना दोस्तों, सरकार की इन कारनामों की वजह से भारत की रेपुटेशन दुनिया भर में किस हद तक नीचे गिर रही है।
मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, मुख्य विपक्षी दलों का अकाउंट फ्रीज करना, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल ढकेल देना और अब तो ये कंपनियों से हफ्ता वसूली का भी खेल सामने आ चुका है। 2017 की बात है जब अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे तो कहा गया था कि एक मास्टर स्ट्रोक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा और हमारी डेमोक्रेसी आगे जाएगी। It deals with transparency in political funding. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. लेकिन दोस्तों अब हालत ऐसी है कि इतने सालों बाद हमें पता चल रहा है कि लॉटरी के पैसे, जुए के पैसों से हमारी डेमोक्रेसी को फंड किया जा रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम सबने धन्यवाद करना चाहिए कि 7 साल बाद इस स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। Deleting the requirement of disclosing the particulars of contributions made to political parties is unconstitutional for the following reasons. अब देखो, सिर्फ चंदा देना और चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता की टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है और जो कंपनी डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, ये होता है असली घोटालों का भंडार। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को देखो, कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा डोनेट नहीं किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद ये कंपनियां करोड़ों रुपए डोनेट करती है बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनियों ने बीजेपी को डोनेट किए, जिन पर आईटी या ईडी की रेड पड़ी थी। अब देखो, दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए यहाँ एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई और जनता का पैसा लूटा गया। वैसे दोस्तों आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता ही देता हूँ। एज पर ECI डेटा, टोटल बॉन्ड्स 12,700 करोड़ की थी अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकैश करी गई। लेकिन अमित शाह जी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्या मस्त झूठ बोल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? और सेम यही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन RP सिंह ने भी दोहराया था। तो 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये ANI, दैनिक जागरण, इन सब ने भी इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। वाह रे गोदी मीडिया। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटालों का भंडार है, यहाँ पर गरीब लोगों से, आम जनता से पैसे लूटे जा रहे हैं और अमीरों को दिए जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है? पहला है टैक्स एविजन, जो कंपनियां टैक्स पे नहीं करती ढंग से। टैक्स पे न करने का मतलब है कि हमारी जनता के बक्से में पैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब सरकारी एम्प्लॉइज को अपने सैलरीज टाइम पर नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब्स में रिक्रूटमेंट नहीं होगी, स्कूल हॉस्पिटल की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जनता का जो पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था वहाँ पर कमी हो रही है। अब ऐसे केस में कंपनी अगर टैक्सेस पे नहीं कर रही तो सरकार को क्या करना चाहिए? उस पर रेड करनी चाहिए। लेकिन जरा सोच के देखो कि रेड करने की बजाय अगर यहाँ पर एक सौदेबाजी कर ली जाए कि तुम हमारी पार्टी को चंदा दे दो और जो तुमने जनता का पैसा चुराया है वो जाए भाड़ में, उसकी कोई बात नहीं। जो घोटाला तुम कर रहे हो हम तुम्हें करने देंगे, बस तुम चंदा आने दो। आप सबको याद होगा उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी जिसमें 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे, उस सुरंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी थी। एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। दिसंबर 2021 में अहमदाबाद में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था रंजित बिल्डकॉन नाम की कंपनी के द्वारा। ये तीसरा इंसिडेंट था सेम कंपनी को इन्वॉल्व करते हुए। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि इस कंपनी ने कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन पता है, इसी कंपनी को गुजरात की कई सिविक बॉडीज में ढेर सारे अलग अलग प्रोजेक्ट भी दिए गए। वडोदरा, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद का गांधीनगर का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी इसे दिया गया। लिस्ट के अनुसार जनवरी और जुलाई 2023 में इस कंपनी ने 9 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी थी। आप देख ही सकते हो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, इन्हें बस अपने चंदे की पड़ी है। चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे,
फिर भूल जाएंगे। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़कर बीजेपी पर जरा और ध्यान दे तो हमें देखने मिलता है कि बीजेपी ने काफी बार रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, जो मैंने आपको इस वाले वीडियो में भी समझाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो बाद में जाकर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सबको पता ही होगा कि जिस दिन से इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तब से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट आने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जो बहुत सारी चीजों पर स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगाता है। इसे ही 1971 की इलेक्शन में इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का यूज करते हुए अपनी रैली में स्टेज और लाउड स्पीकर का यूज कर रहे थे। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला देते हुए उनके चुनाव को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन लगा दिया। अब यहाँ अगर इलेक्शन कमीशन और कोर्ट निष्पक्ष होंगे तो पीएम मोदी जी का 2024 के इलेक्शन में उम्मीदवार इलीगल घोषित करके मोदी जी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से बैन किया जा सकता है। क्योंकि 17 मार्च को मोदी जी आंध्र प्रदेश में एक चुनाव रैली को अटेंड करने गए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठकर। तो आप बताओ, चुनाव में सरकारी मशीनरी का यूज करने के लिए मोदी जी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को ब्रेक करने का केस बनता है कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन की डिबेट करते थे आमने सामने बैठकर। दोनों को ही अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था, लेकिन क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? हाल ही में इंडिया टुडे पर एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सभी नेताओं के इंटरव्यू हुए, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया। मोदी जी ने एक बार भी जनता के सवालों के जवाब नहीं दिए और न्यूज चैनलों का स्टूडियो भी जुमला फेंकने का मंच बन चुका है। जरा सोच के देखिए, जहाँ सभी नेता सवालों के जवाब देने आते थे, अब वहाँ पर मोदी जी भाषण दे रहे हैं। आखिर क्यों मोदी जी को जनता के सवालों से डर लगता है? जब आम आदमी के अधिकारों की बात होती है तब क्यों चुप हो जाते हैं मोदी जी? टिल डेट प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए हो। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल 0 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। हमारे देश में जब आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई प्रधानमंत्री द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक सच्ची डेमोक्रेसी में यही अकाउंटेबिलिटी रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है। प्रोटेस्ट से याद आया, हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण तो देते हैं, लेकिन उस भाषण में दूर दूर तक सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मणिपुर में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई, उन्हें सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया गया। भाजपा शासित उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा नेता ने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी। उन्नाव, लखीमपुर और शाजापुर में बेटियों के साथ दुष्कर्म हुए। मेडल लाने वाली देश की हुनर बेटियां सड़कों पर न्याय का इंतजार करती रही, लेकिन मोदी जी आपने नारी शक्ति को नहीं बल्कि असुरी शक्ति को चुना। आपने महिलाओं के साथ अन्याय होने दिया और आप चुप रहे। भाजपा हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, मैं बोलता हूँ इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये लोग सच्चाई के दम पर लोगों से वोट मांग पाए। इनके पास सिर्फ 2 चीजें बची है वोट मांगने के लिए, एक है राष्ट्रवाद और दूसरा है धर्म। आप बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालकर देखिए, आपको जो लोग ट्रोल करने आएंगे, पोस्ट पर जो कमेंट करने आएंगे, उनके अकाउंट में क्या लिखा होगा? कट्टर हिंदू, सनातनी हिंदू, गौरक्षक, ऐसा सब लिखा आपको देखने मिलेगा वहाँ पर। ये सब वही लोग हैं जिन्हें हम भाड़े के टट्टू कहकर पुकार सकते हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं, जिनको देश के बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं और ना ही इन्हें देश के विकास से कोई मतलब है। हमारे देश में अब ऐसा भी होने लगा है कि नेता विकास की बातें, काम की बातें लोगों तक पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान अब पैसा बांटने, दारू पिलाने और अलग अलग सामान देकर लोगों से वोट खरीदने में लगा रहता है। और कुछ लोग बिक जाते हैं उन पैसों के लिए जिससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन हमारे देश को मिल सकती थी, लेकिन वो आप सिर्फ 500 रुपए और एक दारू की बोतल के लिए बेच देते हो। अब सभी लोग पैसा लेकर वोट देने वालों में से नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिशियन एक टैक्टिक अपनाते हैं। सामने वाली पार्टी आपका ब्रेन वॉश करके आपको ऐसे दिखाती है कि वही सबसे महान है, वही देश का भविष्य है, उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। जरा इस एड को देखिए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। अरे हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो नहीं रोका जा रहा, कहाँ से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर? ये बात सरासर झूठे, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने भी यही बात कही थी। Somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think जो स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की थी, ये बात आप उन्हीं स्टूडेंट के मुंह से सुनिए। जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम
इनके सोशल मीडिया गोदी इन्फ्लुएंसर ने सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वॉर 3 घंटे के लिए रोकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए रोकी थी, और अमित शाह तो इस हद तक गए कि उन्होंने कह दिया कि वॉर 3 दिन तक रोकी थी। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। बीते दिनों 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया लद्दाख में। सब एक जगह इकट्ठे थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने। 6 मार्च को बातचीत के बाद भी जब सरकार ने नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। सोच कर देखो कि देश के किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए प्रोटेस्ट करने, तो ये कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरह से इस खबर को दबाया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, ये बहुत ही शॉकिंग है। अब ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है, यही कहानी देश के कोने कोने में आज के दिन रची जा रही है। आज के दिन मणिपुर को देखो, कितने महीनों से जल रहा है, वो सिविल वॉर की हालत में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाने तक को तैयार नहीं। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। NESRC के डायरेक्टर वॉल्टर फर्नांडिस द वायर से बात करते हुए कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट वेल प्लान और वेल फंडेड था। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे बड़े ही प्रिसाइज तरीके से एग्जीक्यूट किया। We have seen groups of 200 young persons coming on motorbikes. Who gave them the motorbikes? Who told them about the targets? And how come they could steal 4,000 arms? Could it be done without support from the organizers? PUCL एंड सहेली वुमन रिसोर्स सेंटर ने एक स्टेटमेंट इशू करी थी, ये कहते हुए कि मणिपुर आज जल रहा है ड्यू टू द डिवाइसिव पॉलिटिक्स प्लेड बाय द बीजेपी एंड इट्स गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड स्टेट। बीजेपी की सरकारों के द्वारा खिली गई नफरत की राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी RSS सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे। तो क्या आपको अब भी लगता है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी थी? ये बस एक कॉमन टैक्टिक है, कुछ इस तरह अपने फेलियर्स को अचीवमेंट की तरह दिखाने की। यहाँ पर सच क्या है ये आपको पता लगने का बस 1% चांस है, क्योंकि सारा मीडिया तो गोदी में जाकर बैठा है। तो अब कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा चुका है। तो बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम सब है आखिरी उम्मीद। दोस्तों कभी मत भूलना कि सच वह मार्गदर्शक है जो समाज को अंधेरे में डूबने से बचाता है। लेकिन सच कोई सूरज नहीं, सच कोई योद्धा भी नहीं, सच है आपका हौसला। मगर वो पल भर के अंधेरे में अब कहीं गुम हो चुका है, जिस पर नजर टिकाए बैठा है सत्ता की आस रखने वाला खूंखार भेड़िया। उससे सच को बचाना पड़ता है, सच के लिए लड़ना पड़ता है, डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है। तो दोस्तों देख क्या रहे हो? बोलो, जहाँ भी हो सके वहाँ निडर होकर बोलो, चाहे सड़कों पर या सोशल मीडिया पर। जहाँ अन्याय दिखे वहाँ न्याय के लिए बोलो, क्योंकि दोस्तों जमाना हुआ ये बात कहे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। अगर आप सही मायनों में चाहते हो कि देश हमारा सोने की चिड़िया बना रहे, तो अब भी समय है दोस्तों, अपनी आंखें खोलो, देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमें दिलाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे, ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। हैशटैग इनकलाब जिंदाबाद का नारा अब एक बार फिर से सारे देश में गूंजेगा। तो देख क्या रहे हो? उठाओ अपना मोबाइल फोन और फैला दो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह, क्योंकि हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाना, देश के हर नागरिक तक पहुँचाना। क्योंकि अब हर घर में भगत सिंह, नेताजी बोस का फिर एक बार जन्म होगा, फिर एक बार हर घर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज उठेगा। जय हिंद, जय भारत।